हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द 17th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट और आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, कुछ 6 to 7 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा यूनिट सेल के बारे में। टेक्स्ट बुक में जितना नॉलेज दिया है उससे एक्स्ट्रा ही नॉलेज आपको मिलेगा ये लेक्चर में। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, यूनिट सेल, यूनिट सेल। ठीक है, देखो नाम में ही है यूनिट, तो समझ में ऑलमोस्ट आता होगा आपको कि ये क्या होगा। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, देख समझ में आता होगा सबको क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये है यूनिट सेल। ठीक है, जो मैंने बनाया है ये यूनिट सेल है। अच्छा, तो ये क्रिस्टल जैसा दिख रहा है तो कंफर्म ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है। तो इसलिए मैं इसका डिफाइन, यूनिट सेल का डिफाइन ऐसा है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग क्यों, अगर मैं इसको रिपीट करूँ, ज़रा ध्यान देना, अगर मैं इसको रिपीट करूँ ऐसा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा पता है, ये जैसे ही मैं इसको रिपीट कर दिया मैंने ऐसा, तो ये पूरा एंटायर क्रिस्टल जनरेट कर देगा। देखो एक और आ गया, ऐसे ही आप आगे भी रिपीट कर सकते हैं, पीछे भी रिपीट कर सकते हैं, ऊपर रिपीट कर सकते हैं, नीचे भी रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, तो बोलने का मतलब यही है, व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द, देखो ये यूनिट सेल, ये भी एक यूनिट सेल है। ये दोनों ऐसा नहीं बोल, दोनों मिला के यूनिट सेल नहीं है, ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है। ठीक है, ओके, तो पॉइंट सुनो, द स्मॉलेस्ट रिपीट हो रहा है ना ऐसा, देखो यही तो सब बाद में भी है। तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसका यूनिट है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चरल यूनिट है, मीन्स जो बड़ा स्ट्रक्चर होगा उसका छोटा सा पार्ट है ये। ठीक है ना, तो पॉइंट एकदम सिंपल है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। ओके, तो मैं वैसे जो मैं फर्स्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, ये मैं पूरा तो एक बार नहीं लिख पाऊंगा, एक टाइम पे मैं आपको आधा बताऊंगा। ठीक है, इसका एक और मतलब भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम जितना मैंने आपको यहाँ से बताया, मैंने यहाँ से आपको क्या बताया, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग कौन सा यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफाइन करता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सिंपल पॉइंट है। तो द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग structural unit of crystalline solid, the smallest repeating structural unit of crystalline solid is called as unit cell। ये डिफाइन हो गया। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेटाइस पॉइंट के बारे में मेरे को बोले, अगर मैं इसका आगे मतलब आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा कि लेटाइस पॉइंट क्या होता है। ध्यान देना, लेटाइस पॉइंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। देख रहे हैं, ये जो पॉइंट होता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं लेटाइस पॉइंट। देखो यहाँ पे जो मैं बनाने जा रहा हूँ अभी, ये है लेटाइस पॉइंट। लेटाइस पॉइंट समझ लो, बहुत यूज़ में आएगा। लेटाइस पॉइंट आ गया, अभी सब कुछ लेटाइस पॉइंट के बारे में ही है, लेटाइस पॉइंट, लेटाइस स्पेस के बारे में। ठीक है, तो ये जो भी मैं रेड कलर से बना रहा हूँ ये है लेटाइस पॉइंट। ठीक है ना, ये लेटाइस पॉइंट है। ओके, तो ध्यान देना, जो लेटाइस पॉइंट यहाँ है वही लेटाइस पॉइंट आगे रिपीट हो रहा है, मीन्स अगर मैं लेटाइस पॉइंट को रिपीट करूं, ठीक है, लेटाइस पॉइंट, ग्रुप ऑफ लेटाइस पॉइंट, देखो ये एक लेटाइस पॉइंट है। अगर मैं ये क्यूब वाला देखूं तो ये क्यूब के पास जितने भी लेटाइस पॉइंट है उसको हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ लेटाइस पॉइंट। ठीक है ना, क्यूब में देखो, क्यूब में कितना आता है, 8 लेटाइस पॉइंट्स आएंगे। वैसे मैंने यहाँ नहीं बनाया, देखो ग्रुप में टोटल 8 लेटाइस पॉइंट आएंगे, 4 ऊपर आ गया, 4 देखो नीचे आया है। तो ग्रुप ऑफ लेटाइस पॉइंट मीन्स यहाँ पे 8 लेटाइस पॉइंट्स है। ठीक है ना, ओके, तो मेरा बोलने का मतलब ये है, पहले तो मैंने आपको बताया कि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज द ग्रुप ऑफ लेटाइस पॉइंट। दिख रहा है, ग्रुप ऑफ लेटाइस पॉइंट विच व्हेन रिपीटेड इन स्पेस। मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आगे रिपीट करना है, आपको पूरे स्पेस में रिपीट करना है। स्पेस मीन्स पूरे 3 डायमेंशन में आपको रिपीट करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह। ठीक है, विच व्हेन रिपीटेड इन स्पेस जनरेट्स द एंटायर क्रिस्टल, पूरा का पूरा क्रिस्टल जनरेट हो जाएगा अगर आप ये ग्रुप ऑफ लेटाइस पॉइंट्स को आगे इलाबरेट करोगे और आगे इसको रिपीट करोगे तो।
तो ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ लेटाइस पॉइंट है ना, उसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, दिख रहा है ये ग्रुप ऑफ लेटाइस पॉइंट्स, ये दिख रहा है, ये जो इतना पार्ट है ये एक यूनिट सेल हो गया। ठीक है ना, तो पॉइंट जरा ध्यान सुनना। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज द ग्रुप ऑफ लेटाइस पॉइंट, दैट इज द ग्रुप ऑफ लेटाइस पॉइंट विच व्हेन रिपीटेड इन स्पेस जनरेट्स द एंटायर क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ देखिए ग्रुप ऑफ लेटाइस पॉइंट, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटाइस पॉइंट से जो बन रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो मैं आगे यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज अ ग्रुप ऑफ, दैट इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ lattice point, that is a group of lattice point which when repeated in space, कहाँ पे रिपीट करना है, 3 डायमेंशन मीन स्पेस पे रिपीट करना है, which when repeated in space generates entire crystal, पूरा का पूरा क्रिस्टल ही जनरेट कर देगा, generates entire crystal is called यूनिट सेल, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा कि आपको यूनिट सेल क्या दिख रहा है, ये छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है, इसको यूनिट सेल बोलते हैं, ये एक यूनिट सेल हो गया ऐसा। ओके, चलो यूनिट सेल तो अब क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मुझे बुक में या फिर जो आप बुक बोर्ड में, तो बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप बुक यूज़ करोगे, तो अगर आपको बुक में बनाना है यूनिट सेल, ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं हम यूनिट सेल? बहुत ईजी है। अगर फॉर कन्वीनियंस यूनिट सेल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं बुक पे अगर आपको यूनिट सेल को ड्रॉ करना है तो करना क्या पड़ेगा, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, दिख रहे, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है मीन्स लेटाइस पॉइंट, इसके सेंटर को ज्वाइन कर दो लाइन से। ठीक है, इसके सेंटर को ज्वाइन कर दो लाइन से, क्या बन जाएगा, यूनिट सेल बन जाएगा। ठीक है ना, तो पॉइंट समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? चलो ये वाला पार्ट मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं करना है तुमको। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। हाँ, अब मेरा पॉइंट स्टार्ट होता है। बोलने का मेरा मतलब ये है कि अगर मुझे बुक में बनाना है यूनिट सेल तो कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसके सेंटर को ज्वाइन कर दो लाइन से, बस बन जाएगा यूनिट सेल। ठीक है, तो पॉइंट एकदम सिंपल है। पॉइंट 2 में लिखना है हमको, फॉर कन्वीनियंस यूनिट सेल इज ड्रॉन ऑन पेपर पे अगर मीन्स बुक पे अगर मुझे ड्रॉ करना है यूनिट सेल, कैसे ड्रॉ करेंगे? बाय लाइन ज्वाइनिंग व्हाट? बाय लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स ये केस में लेटाइस पॉइंट। ठीक है, बाय लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन कर दो लाइन से एंड यू विल गेट द यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल अगर पेपर बनाना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया आपको। ओके, पॉइंट 3 पे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि लेटाइस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, देखो लेटाइस पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी समझाते हुए बता दिया, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है वो लेटाइस पॉइंट है। कैसे बनाया मैंने लेटाइस पॉइंट? देखो लेटाइस पॉइंट एक्चुअल में है क्या? लेटाइस पॉइंट क्या है पता है? जो लाइन्स है ना, लाइन्स दिख रहा है आपको, ये जो लाइन्स है, लाइंस का जो इंटरसेक्शन है ना, लाइंस का जो इंटरसेक्शन है इसी को तो बोलते हैं लेटाइस पॉइंट। देखो ना, जहाँ पे लाइंस जो लाइंस है वो आके इंटरसेक्ट हो रहा है, उधर ही बन रहा है लेटाइस पॉइंट। तो लेटाइस पॉइंट है क्या? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इज कॉल्ड एज लेटाइस पॉइंट। ये बताना बहुत जरूरी है यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल बना किससे? लेटाइस पॉइंट से तो बना है। ठीक है, तो वो बताना बहुत जरूरी है, तो वो हम लिखते हैं द लाइन ज्वाइनिंग या फिर आप ऐसा बोल सकते हो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो ज़्यादा बेटर होगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस जहाँ पे लाइंस बोल सकते हो आप, एडजेस भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो क्या लिखा है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इज कॉल्ड लेटाइस पॉइंट। ठीक है, इसको लेटाइस पॉइंट, कोई इसको लैटिस भी बोलता है, आपकी मर्जी जैसा बोलना है वैसा बोलो। ठीक है, ओके, तो ये हुआ पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट। ओके, पॉइंट नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा कि एक लेटाइस पॉइंट दूसरे लेटाइस पॉइंट से आइडेंटिकल क्यों होता है। ठीक है, रीजन बताता हूँ आपको। ठीक है, जरा ध्यान देना एकदम अच्छे से, फिर से हम वही क्यूब बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देना एकदम अच्छे से। ओके, तो ये हुआ आपका एक यूनिट सेल। ठीक है, ये हुआ हमारा एक यूनिट सेल। अब
यहाँ पे अगर मैं लेटाइस पॉइंट ढूंढने जाऊँ तो ये होगा आपके लिए लेटाइस पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये है आपके लिए लेटाइस पॉइंट, ये है ना लेटाइस पॉइंट। अच्छा, ये जो लेटाइस पॉइंट है, ये जो लेटाइस पॉइंट, ये एक लेटाइस पॉइंट बाकी लेटाइस पॉइंट से आइडेंटिकल होता है क्या, उससे डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आंसर है आइडेंटिकल होता है। क्यों आइडेंटिकल होता है, उसका रीज़न है, एक क्रिस्टल के अंदर अगर मैं देखूँ तो ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला पार्ट यहाँ पे, यही सेम चीज़ रिपीट हुआ है आगे भी, वो भी देख सकते हो, दिख रहा है, ये सेम चीज़ आगे रिपीट हुआ है ना, देखो जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ था ऐसा, वैसे यहाँ भी रिपीट हुआ है। तो बोलने का मतलब क्या है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस इज अरेंज्ड इन रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न। अब जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ है, थोड़ी देर आगे देखो यहाँ पे जाए, यहाँ पे वापस रिपीट होगा, पता है, ये वापस यहाँ पे रिपीट होने वाला है ऐसा, तो जैसे भी होगा थोड़ा प्रॉपर यहाँ पे रिपीट होगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे रिपीट हुआ है। मीन्स क्या होता है कि रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न, देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिपीट हुआ है, सेकंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, इधर भी रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ भी देखो मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाऊँ तो आपको मैं क्यूब, ये पूरा क्रिस्टल लैटिस वहाँ पे जनरेट हो जाएगा पूरा का पूरा। देखो अगर ना मैं जस्ट अब यहाँ से सिर्फ ऐसा ज्वाइन कर दूँ तो ये हो गया ऑलमोस्ट आपका क्रिस्टल लैटिस रेडी। देखो ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो बोलने का मतलब ये है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस आर अरेंज्ड इन रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न। दिख रहा है, रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में अपने आप को पार्टिकल जो है वो रिपीट किया। देखो क्रिस्टल लैटिस, मेरे बोलने का सिंपल मतलब ये है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज्ड है। अगर रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में पार्टिकल्स अरेंज है तो any lattice point is identical to the another lattice point having the same environment। जो environment इसके पास है, same environment इसके पास भी होना चाहिए, तो ही identical हो सकता है। फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है लेकिन हार्ड नहीं है, ध्यान देना। The constituent particle in the crystal lattice is arranged in definite repeating pattern। दिख रहा है, is arranged in definite repeating pattern, hence a lattice point is identical to another lattice point having the same environment। इसके पास जो आजू बाजू एनवायरनमेंट होगा वैसा ही एनवायरनमेंट अगर इसके पास है तो मीन्स ये दोनों लेटाइस पॉइंट्स आइडेंटिकल है, ठीक है ना। आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, आपको समझ में आना चाहिए। वैसे मैंने आपको ये बता दिया कि हर लेटाइस पॉइंट आइडेंटिकल हो सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि लेटाइस पॉइंट का एनवायरनमेंट मैच होना चाहिए बस, ठीक है। एक बार एनवायरनमेंट मैच हो गया मीन्स लेटाइस पॉइंट आइडेंटिकल हो गए, ठीक है ना। चलो लिखते हैं फटाफट पॉइंट। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ, या फिर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इन क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है, इसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, इसी को आप यूनिट सेल बोल सकते हो, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न, एक डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज्ड है, ठीक है। तो हमने लिखा क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में अपने आप को अरेंज किया है। क्योंकि डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज्ड है इसलिए एक लेटाइस पॉइंट दूसरे लेटाइस पॉइंट से आइडेंटिकल है। कब है वो भी आपको मैंने याद करा दिया, व्हेन दे हैव द सेम एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो हमने क्या तक लिखा है, अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस आर अरेंज्ड इन डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न एंड हेंस क्या होगा इसके वजह से, एंड हेंस अ लेटाइस पॉइंट is identical to other lattice points, having कैसा एनवायरनमेंट बताया था मैंने, having same environment, ठीक है ना। सेम एनवायरनमेंट होगा तो लेटाइस पॉइंट को हम आइडेंटिकल बोल सकते हैं। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 5 में आता हूँ और आपको बताता हूँ कि
डिस्क्राइब किससे किया जाता है एक यूनिट सेल को, ठीक है। देखो मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वैसे अगर देखा जाए ना आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ एक डिफाइन दिया है, बस दैट्स इट, वहीं पे छोड़ दिया है, उतने से कुछ नहीं होता है, आप समझेगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो A to Z इन्फॉर्मेशन लेके जाओ ये लेक्चर से। तो पॉइंट नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा कि एक यूनिट सेल को हम डिस्क्राइब किससे करते हैं। यूनिट सेल को हम डिस्क्राइब करते हैं विद द लेंथ ऑफ इट्स एजेस, उसके एजेस जो होते हैं ना उसके लेंथ से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। क्या होता है सब कुछ बताता हूँ, टेंशन ना लो। इधर देखो, तो ये हुआ आपका एक यूनिट सेल, ठीक है ना, ये हुआ यूनिट सेल। अच्छा, ये जो यूनिट सेल है ना इसमें आपको बहुत सारे एडजस्ट दिखाई देते होंगे, ठीक है। 12 एडजस्ट है टोटल, ऊपर 4 है, नीचे 4 है, 8 और आजू बाजू 4 है, मीन्स 12 एडजस्ट होते हैं, ओके। अब इसमें ना देखो ध्यान देना, ये दिख रहा है ये वाला एड्ज, ये वाला एड्ज, चलो कलर्स अलग यूज़ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो एड्ज है ना, ये एड्ज, इसका लेंथ होता है a, ऐसा एज्यूम करते हैं हम, स्मॉल a उसका लेंथ होता है, ठीक है। ये जो एड्ज है ना, देखो अरेंजमेंट डिफर हो सकता है लेकिन एड्जेस 3 ही लेना है आपको। ये दूसरा एड्ज जिसका लेंथ हम एज्यूम करते हैं b, ठीक है। एक और है ये ब्लैक वाला ही एज्यूम कर लो, ठीक है, ये दिख रहा है तीसरा वाला एड्ज, इसको c एज्यूम कर लो। तो एक यूनिट सेल को हम डिस्क्राइब किससे करते हैं? अ यूनिट सेल इज डिस्क्राइब बाय द लेंथ ऑफ इट्स एडजस, ठीक है, लेंथ ऑफ इट्स एडजस। क्या है जो ABC है ना, ये जो लेंथ ऑफ द एडजस है ना ABC, ये परपेंडिकुलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये केस में परपेंडिकुलर है क्योंकि मैंने क्यूब बनाया, क्यूबॉइड हो जाएगा तो अलग, क्यूबॉइड आएगा तो भी वहाँ परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल पाइप्ड आ जाएगा, अलग अलग मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर्स जब आएंगे ना तो ये जो है ना, ये एंगल्स वगैरह, ये लेंथ जो है ना ABC वो भी चेंज हो सकता है, बीच में जो एंगल्स है वो भी चेंज हो सकते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये देख के मत सोचना कि सर A, B एंड C आर परपेंडिकुलर, यस इट इज़ परपेंडिकुलर बट ओनली इन दिस केस, ठीक है, बाकी केस में ऐसा नहीं हो सकता है। तो पॉइंट इतना है दैट द यूनिट सेल इज डिस्क्राइब बाय द लेंथ ऑफ इट्स एडजस, ठीक है, ABC विच मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो मैं ये आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है द यूनिट सेल इज डिस्क्राइब्ड कैसे डिस्क्राइब किया? डिस्क्राइब बाय द लेंथ ऑफ इट्स एडजस। और क्या होता है एडजस का लेंथ? A, B एंड C, ठीक है, ये होता है ना लेंथ जो परपेंडिकुलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, विच मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, विच मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, विच मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो कितना सारा पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको यूनिट सेल के बारे में, ठीक है, इतना पॉइंट्स आपके टेक्स्ट में नहीं मिलेगा आपको। ये पॉइंट नंबर 5 होगा। चलो और कुछ मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, एकदम डिटेल में देख लेते हैं हम एकदम। यूनिट सेल में हमने टोटल 5 पॉइंट्स कवर कर लिया, एक 6 पॉइंट्स भी देखो 3 मार्क्स के लिए भी बोल नहीं सकते, आ सकता है। अच्छा, 6th पॉइंट में आपको ये बताता हूँ कि सिर्फ लेंथ ऑफ एडजस्ट से डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, सिर्फ, हाँ देखो मैंने स्टार्टिंग में तो लिखा है कि डिस्क्राइब किया जाता है ABC से, लेकिन सिर्फ इससे किया जाता है, मैंने ऐसा भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो 6th वाले पॉइंट में मैं एक और पैरामीटर आपको बताऊंगा जिससे हम डिस्क्राइब करते हैं यूनिट सेल को, वो है एंगल बिटवीन द एडजस्ट के बीच में एंगल। देखो क्या होता है वो एंगल, अभी यहाँ पे बनाया तो नहीं जा सकता इतना ईजिली, मैं आपको लेकिन याद करा दूंगा बहुत ईजी तरीके से। देखो जैसे अगर मैं A और B दिख रहा है, A और B ना, A और B जो है इसके बीच में जो एंगल होगा ना वो एंगल होगा गामा, ठीक है, क्या होगा? गामा, A और B के बीच में। B और C के बीच में जो एंगल होगा ना, B और C के बीच में, ये होगा अल्फ़ा, ठीक है। B और, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, B और C के बीच में जो एंगल होता है वो होता है अल्फ़ा, ठीक है। A और C के बीच में जो एंगल होता है ना वो होता है बीटा। ये भी, इससे भी हम डिस्क्राइब करते हैं यूनिट सेल को, मीन्स यूनिट सेल इज ऑल्सो डिस्क्राइब बाय द एंगल बिटवीन इट्स एडजस, ठीक है, एंगल बिटवीन द एडजस से भी हम डिस्क्राइब किए करते हैं। और एंगल क्या क्या है आपको देखो याद रखना बहुत ईजी है। देखो कैसा, अगर मैं अल्फा एंगल बोलता हूँ ना, अल्फा एंगल, देखो पहले बात तो ये समझो किससे किसे डिस्क्राइब करते हैं, अल्फा बीटा गामा से डिस्क्राइब करते हैं हम यूनिट सेल को, और A B C से भी डिस्क्राइब करते हैं। क्या है फ़र्क इसमें? ये है लेंथ ऑफ द एडजस
और ये क्या है, एंगल बिटवीन द एडजेस, बहुत फर्क है दोनों में, ठीक है। अगर मैं अल्फा एंगल बोलता हूँ तो आप इतना समझ जाओ कि ये एंगल जो है ना ये बी एंड सी के बीच में है। देखो ना अल्फा है ना तो पहला छोड़ दो, जो बच गया उसके बीच में एंगल, ठीक है। अगर मैं बीटा बोलता हूँ ना तो बी छोड़ दो, ए और सी के बीच में एंगल, ठीक है ना। अगर मैं गामा बोलता हूँ तो क्या करो, ये सी छोड़ दो, ए और बी के बीच में एंगल, समझ में आया। तो ये याद रखने की भी जरूरत है, डायग्राम देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि द यूनिट सेल इज ऑल्सो डिस्क्राइब बाय द एंगल बिटवीन द एडजेस, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, आगे लिख के यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, तो आई होप सबको समझ में आना चाहिए, इतना हार्ड चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, इसके लिए मैं इसको रब कर दिया है। वैसे मैं पॉइंट लिखते टाइम भी आपको बताऊंगा वो चीज़ जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 ऐसा है, द यूनिट सेल इज ऑल्सो, और एक तरीके से हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया, इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड बाय द एंगल्स बिटवीन व्हाट, एंगल्स बिटवीन इट्स एडजेस, उसके बीच में जो एडजेस होते हैं, एडजेस के बीच में जो एंगल होता है उससे भी डिस्क्राइब किया हमने। अच्छा वो एंगल क्या है, वो एंगल है अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है ना। ये 3 एंगल है, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अच्छा ये अल्फा बीटा गामा एंगल किस किस के बीच में, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो भी बता देता हूँ, अल्फा बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी, याद है ना, अल्फा बिटवीन ए एंड बी था। जो बीटा था, बीटा किस था, बीटा बिटवीन ए एंड सी, देखो ना बीटा मीन्स बी छोड़ दो, ए और सी लिख दो, एंड गामा बिटवीन, ये किसके बीच में था, गामा है ना, तो ए एंड बी के बीच में होगा, ठीक है। तो पॉइंट एकदम सिंपल सा चीज़ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि अल्फा अगर मैं एंगल बोलता हूँ तो समझ जाना वो ए और बी के बीच का एंगल है। अगर मैं बीटा बोलता हूँ तो ए और सी के बीच में एंगल है। अगर मैं गामा बोलता हूँ तो ए एंड बी के बीच में एंगल है, ठीक है। कंप्लीट पॉइंट नंबर 6। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, बस लास्ट 7 पॉइंट खत्म, लास्ट 7th, ओके। तो मालूम ये पड़ा हमको कि सिर्फ लेंथ ऑफ द एडजेस से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, सिर्फ एंगल बिटवीन द एडजेस से भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो कैसे डिस्क्राइब किया जाए, टोटल 6 पैरामीटर्स आपको यूज करके डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 6 पैरामीटर यूज करके डिस्क्राइब नहीं, कैरेक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट ये है कि सिर्फ ABC से काम नहीं चलने वाला है और सिर्फ अल्फा बीटा गामा से भी काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा, ABC एंड अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो वो लिखते हैं। तो पॉइंट ऐसा है, द यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर से हम कभी भी कोई भी यूनिट सेल को जज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर दैट पैरामीटर्स, वो देखते हैं हम, ठीक है। क्या क्या है बताओ, ए है, बी सी है, अल्फा है, बीटा है, एंड एट लास्ट क्या है हमारे पास, गामा, ठीक है ना। खत्म, यही तो था यूनिट सेल। समझ में आ गया होगा आपको यूनिट सेल क्या है, ठीक है। एकदम डिटेल में हमने देखा है कि यूनिट सेल होता क्या है। हमारे टेक्स्ट में सिर्फ एक डिफाइन अवेलेबल है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो तो फटाफट रिकैप मारते हैं क्या क्या है। यूनिट सेल क्या है, ये है सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ना ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक बात और बताया था मैंने, ये एक लेटाइस पॉइंट का ग्रुप है। इसको मैं अगर रिपीट करूँ स्पेस में तो क्या मिलेगा मुझे, एंटायर क्रिस्टल को मैं जनरेट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे कहीं लिखा रहेगा, देखो जनरेट्स एंटायर क्रिस्टल, बहुत इजीली हम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा पेपर में कैसे बनाएंगे, कन्वीनियंस के लिए पेपर में कैसे बनाया जाता है, लाइन ज्वाइनिंग करना पड़ता है, सेंटर्स, ठीक है, सेंटर से ज्वाइन करना पड़ता है। किसका सेंटर, क्रिस्टल, देखिए कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है इसके सेंटर से। फिर पॉइंट नंबर 3 में हमने देखा कि लेटाइस पॉइंट क्या होता है। लेटाइस पॉइंट मीन सिंपल, जहां पे लाइंस ज्वाइन होंगे या फिर जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं लेटाइस पॉइंट, ठीक है। ये सब चीज आपको बताना पड़ेगा। फिर 4th पॉइंट में हमने देखा कि एक लेटाइस पॉइंट आइडेंटिकल हो सकता है बाकी लेटाइस पॉइंट से अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, वो कंडीशन है सेम एनवायरनमेंट वाला कंडीशन, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 5 में देखा ABC, इससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर हमने देखा अल्फा बीटा गामा से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अल्फा किसके बीच का एंगल, वो आपको मालूम है, ए और बी। देखो अल्फा लिखा था, यहाँ पे लिखा है अल्फा जो एंगल है वो है, अच्छा यहाँ पे हमने गलत लिख दिया। अल्फा जो एंगल है ये किसके बीच में एंगल हो सकता है, ये B एंड C के बीच में एंगल है। और जो बीटा एंगल है वो A एंड C के बीच में, और जो गामा एंगल होगा वो A एंड B, ठीक है। गामा मीन्स C जैसा रिपीट होता है, C नहीं आना चाहिए। बीटा B जैसा रिप्रेजेंट करता है, B नहीं आना चाहिए। अल्फा A जैसा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, राइट है फिर एकदम, ओके। और जो 7th पॉइंट है वो हमने ये देखा कि
कैरेक्टराइज अगर हमको करना है तो सिर्फ 3 पैरामीटर से काम चलने वाला नहीं है, टोटल 6 के 6 पैरामीटर्स आपको लेने पड़ेंगे और वो 6 पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया, ठीक है, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है यूनिट सेल। ओके, ठीक है, थैंक यू।